वेलकम बैक। अभी आपने देखा कि हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन कॉल करते वक्त हम कुछ वैल्यूज भेजना चाहते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा हैश इंक्लूड stdio डॉट h एंड क्या लिखा, हैश इंक्लूड conio डॉट h। ठीक है, इसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया जहां से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। ठीक है, इसके बाद मैंने मेन के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए। पहला वेरिएबल इंट a इक्वल टू 10, सेकेंड वेरिएबल इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, इसके बाद मैंने एक फंक्शन और बनाया मेन के अलावा, जिसका मैंने नाम रखा, क्या रखा, नाम रखा मैंने ऐड रख देते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड। ठीक है, ऐड के अंदर मैंने लिखा इंट c इक्वल टू a प्लस b। क्या लिखा, इंट c इक्वल टू a प्लस b, और c की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। क्या करवा दी, c की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब बताइए मुझे ये फंक्शन यहां कॉल करना है, ये वाला फंक्शन मुझे यहां कॉल करना है। क्या लिखूं, हम लिखेंगे सिंपल ऐड और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अब बताइए जब ये प्रोग्राम में रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बताइए। क्या 30 आएगा, 10 प्लस 20 30, सिंपल है। नहीं, इसका आउटपुट 30 नहीं आएगा, इसमें कंपाइलेशन एरर आएगी यहां पे। क्यों आएगी, क्योंकि आपने फंक्शन बना तो दिया और यहां कॉल भी कर दिया, मगर इसका प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई फंक्शन मेन के नीचे बनाते हो, जब भी कोई फंक्शन आप मेन के नीचे बनाते हो तो आपको उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा मेन से पहले। अगर आप डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऐड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा मेन से पहले। तो मैंने लिखा void add। क्या लिखा, void add। मैंने प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया ऐड फंक्शन का। क्लियर है? अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या 30 आएगा, साफ दिख रहा है 30 आएगा? नहीं, इसका आउटपुट 30 नहीं आएगा, अभी भी कंपाइलेशन एरर आएगी। क्यों, क्योंकि आप जो वेरिएबल्स a और b यूज कर रहे हैं, यहां पे वेरिएबल्स a और b यूज कर रहे हैं, इसका स्कोप सिर्फ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ही है। आप इन वेरिएबल्स को इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बाद यूज नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐड के अंदर यूज करने की कोशिश कर रहे हो, इस फंक्शन से बाहर, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। क्लियर है? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो वेरिएबल्स है a और b, इनकी वैल्यूज मुझे इस फंक्शन में पास करनी है, और ये फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज का सम करा के प्रिंट कर देगा। तो क्या करें कि a और b की वैल्यूज इस फंक्शन में पास हो जाए। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा यहां पे a कॉमा b। क्या लिखा, a कॉमा b। a में क्या पड़ा हुआ है, a में 10 पड़ा हुआ है, और b में 20 पड़ा हुआ है। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ, आपका ऐड फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहां आया, कंट्रोल के साथ साथ जो a और b की वैल्यूज थी वो भी आ गई, a और b की
वैल्यूज भी आ गई फंक्शन के पास। कौन सी वैल्यूज? ए की वैल्यू क्या थी? 10 आया, और बी की वैल्यू 20। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज जो आई है पास होके मुझे स्टोर करानी है, मुझे स्टोर करानी है। तो मुझे किस टाइप का कंटेनर चाहिए होगा 10 वैल्यू को स्टोर कराने के लिए? किस टाइप का? इंट टाइप का। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा इंट सी लिख देते हैं, और 20 भी स्टोर करवाना है। 20 स्टोर करने के लिए किस टाइप का कंटेनर चाहिए होगा, किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा? मुझे 20 स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल या कंटेनर चाहिए होगा। तो मैंने लिखा कॉमा इंट डी, सॉरी इंट डी। तो अगर और भी वैल्यूज आती आप उनका टाइप देखते, और उन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए जिस टाइप का कंटेनर आपको चाहिए आप वो यहां लिख देंगे। क्योंकि मुझे इंट और इंट स्टोर कराने के लिए कंटेनर चाहिए था, तो मैंने यहां लिखा इंट सी कॉमा इंट डी। अगर फ्लोट होता तो आप फ्लोट लिखते, ठीक है। तो सी के पास क्या आ गया होगा? सी के पास आ गया 10 एंड डी के पास आ गया 20, ठीक है। यहां मैं चेंज कर देता हूं इसे रब करके। मैंने यहां लिखा फिर C प्लस D, इसका नाम E लिख देता हूं, और यहां लिख दिया E, ठीक है। तो अब क्या हुआ, C प्लस डी, नए वेरिएबल्स बने हैं C प्लस डी, इनके अंदर 10 और 20 पड़ा हुआ है जो इससे पास होके आया था A और B से। तो 10 C प्लस डी, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, 30 आ गया E में, और यहां मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियस है 30 आएगा। नहीं, अभी भी कंपाइलेशन एरर आएगी यहां पे। क्यों आएगी कंपाइलेशन एरर? क्योंकि आपने इसे जो प्रोटोटाइप बता रखा है वो ब्लैंक है। ऐड का जो प्रोटोटाइप है वो यहां ब्लैंक बता रखा है, मगर यहां आपने बता रखा है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। क्या लेता है? 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, इसलिए कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अब मुझे यहां मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा, क्योंकि ये 2 पैरामीटर लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, इंट और इंट टाइप के, तो यहां लिखना पड़ेगा इंट कॉमा इंट सेमीकोलन। यहां आप वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हैं, इंट सी इंट डी, मगर दोनों का मतलब सेम ही है, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या 30? यस, अब इसका आउटपुट आएगा 30। क्या आएगा? 30। क्लियर है? अब एक एग्जांपल को मेमोरी पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंट्रोल कहां आया? आपका मेन में आया। क्यों? क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो मेन में कंट्रोल आया। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हर फंक्शन का अपना स्टैक बनता है। क्या बनता है? हर फंक्शन का अपना स्टैक बनता है, अपनी स्टैक मेमोरी बनती है। तो मेन फंक्शन की एक स्टैक मेमोरी एलोकेट हुई होगी, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल बना ए, मतलब स्पेस एलोकेट हुआ ए नाम का, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? जिसके अंदर 10 स्टोर है। क्या स्टोर है? 10, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इंट बी इक्वल टू 20। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से स्टैक मेमोरी में एक और स्पेस एलोकेट हुआ बी नाम का, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? जिसके अंदर 20 स्टोर होगा। क्लियर है? इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इससे क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ ऐड, तो कंट्रोल यहां पे आया ऐड फंक्शन के पास,
तो जैसे ही कंट्रोल यहां आया, मैंने भी बताया कि हर फंक्शन का अपना स्टैक बनता है, तो एक स्टैक और एलोकेट हो गया होगा, एक स्टैक और बन गया होगा। ये मान लेते हैं मेन का स्टैक था, ये ऐड का स्टैक है, एक स्टैक और बन गया होगा और इसके अंदर दो वेरिएबल्स बने होंगे, इंट सी और इंट डी नाम के। जो ऐड का स्टैक है इसके अंदर दो वेरिएबल्स बन गए होंगे, इंट सी और इंट डी, ये इसके अपने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सी में 10 आया होगा और बी में 20। तो मैं बना देता हूं यहां पे दो स्पेस एलोकेट हुए, एक का नाम सी जिसके अंदर पड़ा था 10, एक का नाम डी और इसके अंदर है 20। क्लियर है। इसके बाद कंट्रोल आया ऐड के अंदर, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इंट ए इक्वल टू सी प्लस डी। सी में क्या है, सी में 10 है, डी में 20 है, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। इवेल्युएट हुआ और एक और वेरिएबल बना ई नाम का, जिसके अंदर इस दोनों का सम जाके स्टोर हो गया। इस ई स्पेस में सी और डी के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उनका सम इवेल्युएट हुआ और ई में जाके स्टोर हो गया। क्लियर है, ये एग्जीक्यूट हो गई आपकी। इसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी ई, तो ये फंक्शन है इस ई नाम के वेरिएबल को अपने स्टैक में ढूंढेगा। तो क्या ऐड के स्टैक में ई नाम का वेरिएबल है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसे निकालेगा और प्रिंट करवा देगा। तो ई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ई के अंदर 30 पड़ा हुआ है, तो आपकी स्क्रीन में 30 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं, तो इसका कॉल ओवर, तो कंट्रोल वापस इसके पास। तो जब कंट्रोल वापस जाता है, तो ये स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐड का। कॉल ओवर होते ही फंक्शन का स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐड का स्टैक, ऐड फंक्शन का स्टैक डिस्ट्रॉय हो गया होगा, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने, जितनी भी वैल्यूज हैं सब डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। कॉल आया वापस इसके पास, इसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और इसका कॉल ओवर होने के बाद आपका काम खत्म हो गया, तो ये वाला स्टैक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेन का। जैसे ही आपका कंट्रोल यहां पे आएगा, जैसे ही आपकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी मेन पे, तो आपका स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है।